रीबर्थ ऑफ माफिया किंग एपिसोड 2। वंश और सिया की शादी पक्की हो जाती है, पर यह कोई आम शादी नहीं थी, यह एक सौदा था। वंश ने अभी तक सिया को आंख उठाकर भी नहीं देखा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो झुमके वाली लड़की सिया ही है। वंश का रुतबा और वंश की अकड़ दोनों ही सिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो उस माफिया से डरती थी, इसी वजह से उसने उन सब के बीच कुछ नहीं कहा। शादी तय हो जाती है और ठाकुर परिवार मिश्रा निवास से जाने लगता है। सिया वही गेट के पास खड़ी थी। वंश गेट के पास पहुंचता है तो उसकी नजर सिया के तिल पर पड़ती है और वो कुछ मिनट के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। वंश सिया को देखता ही रह जाता है। आरुषि वंश को सिया को घूरते हुए देख लेती है और वो जल्दी से जाकर अपनी दीदी के आगे खड़ी हो जाती है। वो सोचती है कि हो सकता है वंश को मैं पसंद आ जाऊं तो वो मुझसे शादी कर लेगा और मुझे महल जैसे घर में रहने का मौका मिल जाएगा। वंश आरुषि की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके सर पर हाथ लगाकर उसे साइड कर देता है। आरुषि अपना मुंह बड़ा कर लेती है और वंश को घूरने लगती है। वो सोचती है कि इन्हें अगर दीदी को ही घूरना ही था तो मुझसे मुंह से बोल देते, इस तरीके से मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। वंश सिया की खूबसूरती को निहार रहा था और सिया की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे उसके कान के पास का बड़ा सा तिल। वंश सिया को देखकर एक विलन वाली स्माइल देता है और वहां से चला जाता है। ठाकुरों के जाते ही सिया अपने पापा से कहती है कि क्यों पापा, मैं और भाई जबरदस्ती शादी क्यों करें। प्रदीप कुछ कहता उससे पहले ही आरुषि बोल पड़ती। आरुषि, पापा अगर दीदी शादी नहीं करना चाहती तो आप मेरा रिश्ता वंश जी से तय कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरुषि इतना कहकर एक बड़ी सी स्माइल देती। प्रदीप, क्या कह रही हो आरुषि, पागल हो गई हो क्या? हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता बेटा, चुप रहो थोड़ी देर। प्रदीप सिया और तन्मय को समझाते हैं कि बेटा उन गुंडों से मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम मना कर देंगे तो वो हमें मार डालेंगे और इससे बेहतर है कि तुम दोनों शादी कर लो। मिश्रा परिवार मजबूर था, इसीलिए वो शादी कर लेते हैं। प्रदीप अंदर अपनी पत्नी की फोटो के पास जाता है और कहता है कि तुम तो सब जानती हो कि मैं किस मजबूरी की वजह से ही शादी कर रहा हूँ। अगर मैं बच्चों की शादी नहीं करूंगा तो वह जबरदस्ती हमारी दोनों बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। प्रदीप मिश्रा को पता था कि ठाकुर परिवार ऐसा ही है, अगर उन्हें उनके मनपसंद चीज नहीं मिलती तो वह उस चीज को उठाकर ले जाते हैं। तन्मय इस शादी के लिए तैयार था क्योंकि उसे किसी के घर में नहीं जाना था, बल्कि उसे माफिया की बहन को घर लाना था। पर शिया, उसके दिल में इतनी घबराहट हो रही थी कि वह कैसे उस माफिया के घर में रहेगी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। आरुषि अपनी दीदी के लिए बहुत खुश थी। वो कहती है कि दीदी, आपको पता है वंशदेव ठाकुर कितने बड़े घर में रहता है और उसके घर पर कितने सारे नौकर चाकर हैं। आप तो पूरी रानी बन के रहोगी। शादी वाले दिन मिश्रा परिवार में सुबह से हलचल मची हुई थी क्योंकि उनके घर में दो बच्चों की शादी थी। तन्मय और सिया अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे उनका आशीर्वाद लेते हैं। मिश्रा जी घर में ताला मार कर निकल ही रहे थे कि वहां पर एक लंबी सी कार आती है और रुक जाती है। कार में से ड्राइवर निकलता है और कहता है कि ये गाड़ी ठाकुर साहब ने आप लोगों के लिए भेजी है। घर में जाकर बैठ जाता है और वह लोग ठाकुरों की कोठी में पहुंच जाते हैं। कार ठाकुरों की कोठी पर आकर रुकती है। सारे लोग कार से बाहर आते हैं तो उनके पैरों के नीचे फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं क्योंकि तन्मय ठाकुरों का जमाई राज बनने जा रहा है और सिया ठाकुरों की बहू। आरुषि ठाकुर की हवेली देखकर जोर से कहती है, अरे बाप रे, कितनी बड़ी हवेली है दीदी, इसमें हमारे पूरे साई कॉलोनी के लोग आ जाएं। ठाकुरों की हवेली पूरे रोहतक में सबसे बड़ी हवेली थी और आज उस हवेली को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, तो उस हवेली में चार चांद लग गए थे। मिश्रा परिवार हवेली के अंदर आते हैं तो ठाकुर साहब मिश्रा परिवार का स्वागत करते हैं। हवेली इतनी सुंदर सजी थी जैसे कि कोई दुल्हन। आरुषि हवेली के अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी नजर हवेली के फर्श पर पड़ती है क्योंकि वो फर्श एक शीशे के समान दिख रहा था। वो फर्श इतना सुंदर और साफ था कि उसमें इंसान अपनी शक्ल देख सकता था। उस हवेली में हर एक सामान इम्पोर्टेंट लग रहा था, और हो भी क्यों ना हवेली वंशदेव ठाकुर की जो था। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था और उस झूमर में से इतनी तेज सफेद कलर की रोशनी आ रही थी जैसे कि स्वयं चंद्रदेव आकर बैठे हो। पूरे मिश्रा परिवार का बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता है। ठाकुर परिवार काफी बड़ा परिवार था। पूरे देश के कोने कोने से सारे ठाकुर शादी में शामिल होने के लिए आए थे। 2000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे उस हवेली में। रमा अंदर से आती है। आरुषि रमा को देखती रह जाती है क्योंकि रमा ऊपर से नीचे तक गहनों की दुकान लग रही थी और ऊपर से रमा के चेहरे पर अमीरों वाला घमंड। रमा मिश्रा परिवार के पास आती है और उन्हें कपड़े चेंज करने के लिए लेकर जाती है।
ठाकुर साहब ने मिश्रा परिवार के लिए कपड़े और गहने अलग से मंगवाए थे क्योंकि पहले हल्दी होगी, फिर मेहंदी और आखिरी में शादी। पहले रिमझिम और तन्मे की हल्दी होगी और उसके बाद वंश और सिया की मेहंदी भी ऐसे ही होंगी, पहले रिमझिम और तन्मे की मेहंदी फिर वंश और सिया की मेहंदी। शादी का मुहूर्त साथ में ही था, इसलिए दोनों जोड़े साथ में ही फेरे लेंगे। रिमझिम और तन्मे की हल्दी शुरू हो जाती है, दोनों की हल्दी की रस्म रीति रिवाजों से निपट जाती है। अब आरुषि अपनी दीदी को लेने के लिए उनके कमरे में जाती है। सिया अंदर हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो रही थी। सिया ने आज हल्दी कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसने छोटा सा नेकलेस और छोटी सी बिंदी लगाई थी, पर उसने झुमके बड़े बड़े पहने थे। सिया के पीछे के पूरे बाल बंधे थे, बस आगे के दो लट्टों को छोड़ा था जो उसके चेहरे पर कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर। हल्दी की रस्म के लिए सिया नीचे आती है तो वंश उसे देखता ही रह जाता है। वहां पर आए हुए सारे ही लोग सिया की बहुत तारीफ करते हैं। पीछे से कुछ लोगों की आवाज आती है, वो सिया के लिए कहते हैं कि कितनी खूबसूरत और हसीन लड़की है, काश इस लड़की को मैं। वो इंसान इतना कहता ही है कि वंश देव ठाकुर अपना आपा खो देता है और उस इंसान के पास जाकर सर पर बंदूक रख देता है। सिया की तारीफ करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके बड़े भाई वीर का दोस्त होता है। वो वंश के हाथ से बंदूक नीचे करता है और कहता है, अगर भाभी इतनी सुंदर है तो उसमें हमारी क्या गलती है। अब लोग देखेंगे तो तारीफ तो करेंगे ही ना। संग्राम देव ठाकुर वंश को शांत करता है और कहता है कि क्या हो गया है वंश, आज तेरी बहन की शादी है और तू झगड़ा कर रहा है। वंश रिमझिम की तरफ देखता है और अपना गुस्सा पी जाता है। वंश और सिया की हल्दी की रस्म चालू हो जाती है, दोनों को बाजू बाजू में बैठाया जाता है। वंश की नजरें सिया पर होती हैं तो आरुषि अपने जीजू से मजाक करते हुए कहती है कि जीजू अभी तो दीदी को छोड़ दीजिए, शादी के बाद तो आप दोनों को जिंदगी भर साथ में रहना है और आपको जितना भी दीदी को घूरना है वो शादी के बाद घूर लेना, अभी हल्दी की रस्म पर ध्यान देते हैं। वहां के खड़े सारे लोग जीजा साली के इस नोकझोंक पर हंसने लगते हैं। हल्दी की रस्म चल रही थी, एक एक करके सारे लोग सिया और वंश को हल्दी लगाते हैं। अनजाने में वंश का हाथ सिया से टच हो जाता, वंश के शरीर में एक कट सा लगता है। सिया को छूना वंश को अच्छा लग रहा था और सिया भी अपना हाथ नहीं हटा रही थी। कुछ देर बाद सिया को एहसास होता है कि उसके ब्लाउज की डोरी पीछे से खुल रही है तो वो हल्दी की रस्म से उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि इतने बड़े महल जैसे घर में वॉशरूम कहाँ है। सिया इधर उधर चलती है। वंशी देख लेता है सिया कुछ ढूंढ रही है तो वो सिया के पीछे पीछे जाता है। सिया का पल्लू सर से नीचे गिर जाता है और वंश को उसके ब्लाउज की डोरी दिख जाती है कि वो खुलने वाली है। वंश सिया का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की ओर ले जाता है। वॉशरूम में सिर्फ सिया और वंश थे। सिया अचानक से वंश को अपने पास देखकर सहम जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वंश देव ठाकुर कड़क आवाज में धीरे से सिया के कान के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे ब्लाउज की डोरी खोल रही है, बांध लो उसे। वंश इतना कहकर पीछे मुड़ जाता है। इतना सुनकर सिया अपनी आंखें खोलती है और अपनी डोरी बांधने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद वंश पीछे देखता है तो सिया अभी भी अपनी डोरी बांधने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो सिया की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और सिया की ब्लाउज की डोरी बांध देता है। सिया वंश को इतने करीब देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। डोरी बांधने के बाद वंश सिया के कानों के पास जाता है और धीमी आवाज में कहता है, यू आर सो ब्यूटिफुल। वंश इतना कहकर वॉशरूम से निकल जाता है। सिया की धड़कन अभी भी तेज थी, वो कुछ देर यूं ही खड़ी रह जाती है और सिया थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सिया का सपना था डॉक्टर बनने का, पर अब उसकी शादी हो रही थी। थोड़ी देर बाद सिया अबॉर्शन से आकर अपनी रस्म को आगे बढ़ाती है और अब मेहंदी की रस्म की तैयारी होने लगती है। सारे लोग मेहंदी के लिए तैयार होकर आते हैं। सिया भी हरे कलर का लहंगा पहनती है जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। सिया की मासूमियत उसका सबसे बड़ा गहना था, इसी वजह से वंश को सिया बहुत पसंद आ रही थी। पहले रिमझिम और तन्मे की मेहंदी होती है और फिर सिया और वंश की। सिया के हाथों में वंश के नाम की मेहंदी लग जाती है। तन्मे के साथ शादी करके रिमझिम बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से दिख रही थी और पूरी शादी में रिमझिम ने खूब एंजॉय किया। उसने दिल खोलकर डांस करा, खाया और खूब मस्ती की। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि रिमझिम एक दुल्हन हो। सिया के गोरे गोरे छोटे छोटे हाथों में मेहंदी बहुत सुंदर लग रही थी। वंश की नजरें सिर सिया की लटों पर जा रही थी। सिया की लट उसके मुंह पर कभी इधर उड़ रही थी तो कभी उधर। मेहंदी की रस्म के बीच वंश को एक कॉल आता है और वो अपनी बंदूक हाथ में रखकर सारे मेहमानों के बीच से उठकर बाहर चला जाता है।
सिया और सिया का परिवार सब घबराए हुए थे। पहले से ही सिया शादी के लिए तैयार नहीं थी और ऊपर से वंश एक माफिया था, पर सिया के पास और कोई चारा नहीं था। काफी देर हो जाती है, वंश लौटकर नहीं आता है। संग्राम देव ठाकुर समय को निकालने के लिए ढोल वालों को बुलवाता है और सब झूमकर नाचने लगते हैं। उसी बीच वंश आता है। सिया की नजरें वंश पर थी। वंश के दोनों हाथ खून से लथपथ थे। सिया वंश के हाथों पर इतना सारा खून देखकर डर जाती है और वो वहीं बैठे बैठे रोने लगती है। वंश अपने कमरे में जा रहा था तो उसकी नजर सिया पे पड़ती है और वो देखता है कि सिया उसके हाथों को देख देख कर रो रहे हैं। वंश अपने कमरे में चले जाता है। किसी की नजर वंश पर नहीं पड़ती क्योंकि सब लोग नाचने में व्यस्त थे। इसी बीच आरुषि अपनी दीदी के पास आती है और उसके आंसू पोंछकर कहती है कि दीदी मत रो, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। आरुषि को लगता है कि सिया उनसे दूर जाने की वजह से रो रही है, पर सिया अपनी किस्मत पर रो रही थी। वंश के हाथ खून से लथपथ है। वंश एक खूंखार जानवर से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, उसकी चाल ढाल में अकड़ और हाथ खून से सने हुए। वंश ऊपर अपने कमरे में जाता है और जोर से कमरे के डोर को बंद करता है। वंश अपनी गन को बेड पर फेंक देता है और अपने रूम में जोर जोर से सॉन्ग बजाने लगता है। वंश अपने आप को मिरर में देखकर भयानक आवाज में हंसता है और अपनी शर्ट उतार के वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वंश अपने आप को पूरा साफ करता है और 10 मिनट तक टब में बैठा रहता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सिया का चेहरा था। सिया की मासूमियत, सिया की भूरी भूरी आंखें और उसका गोरा गोरा बदन वंश को अपनी तरफ खींच रहा था। बाहर सभी लोग मेहंदी की रस्म कर रहे थे। सिया के पूरे हाथ मेहंदी से भर चुके थे और गाना बजाना जोरों शोरों से चल रहा था। संग्राम देव ठाकुर रमा से कहता है कि सिया बिटिया को कमरे में छोड़ आओ, रात के 8 बजे का मुहूर्त है शादी का, उसे तैयार भी होना है और वो काफी थकी हुई लग रही है तो थोड़ी देर आराम कर लेगी। आरुषि सिया को अपने साथ कमरे में ले जाती और तन्मय भी अपने कमरे में आराम करने चला जाता है, पर रिमझिम अभी भी झूम झूम कर नाच रही थी। रमा रिमझिम को रोकती है और कहती है कि चलो बेटा, थोड़ा आराम कर लो, फिर शादी के रीति रिवाजों में समय नहीं मिलेगा। रिमझिम के माता पिता यानी कि संग्राम देव ठाकुर का छोटा भाई शक्ति देव ठाकुर, वो अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाते हैं। शक्ति अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं होता, ये बात संग्राम को कुछ समझ नहीं आती, पर वो शादी की खुशियों को कम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शक्ति से कुछ नहीं कहा और रिमझिम का कन्यादान खुद करने का फैसला किया। शादी का मुहूर्त शाम के 7 बजे बज जाते हैं और ठाकुरों की कोठी एक दुल्हन की तरह सज जाती है। ठाकुरों की कोठी बाहर को ऊपर से नीचे तक लाइटों से ढक दिया जाता है। पूरे रोहतक में उस लाइट की रोशनी फैल जाए इतनी सारी लाइट लगाई गई थी। हवेली के बीचों बीच एक सुंदर सा मंडप सजाया गया था क्योंकि आज शादी थी ठाकुर साहब के बेटे और बेटी की। किसी चीज में किसी भी तरह की कमी या फिर कंजूसी नहीं थी। सिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन के मन में चलते हैं। सिया उम्र में छोटी है और उसका कोई इरादा नहीं था शादी करने का, पर फिर भी वो ये शादी कर रही है। उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी जो उसे समझाए कि बेटा कैसे रहते हैं ससुराल में। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसका एक एक आंसू टपकता है तो मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि मैम, आपके आंसू से सारा मेकअप खराब हो जाएगा। सिया उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है। शादी का समय हो चुका था। तन्मय और वंश मंडप में बैठ चुके थे। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया था। अब पंडित जी वधू को बुलाते हैं तो रमा रिमझिम को लेने और आरुषि अपनी दीदी सिया को लेने उनके कमरे में जाती है। सिया तैयार हो चुकी थी। आरुषि सिया को उसके कमरे में लेने आती है क्योंकि शादी का मुहूर्त हो चुका था और पंडित जी वधू को बुला रहे थे। आरुषि जैसे ही डोर खोलती है और अपनी दीदी को दुल्हन के जोड़े में देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो अपनी आंख से काजल निकालकर अपनी दीदी के कान के पास लगा देती है और उनकी बलाई ले लेती है। आरुषि सिया को और रमा को रिमझिम को लेकर सीढ़ियों से नीचे आती है। रिमझिम सिया से आगे आगे चल रही थी और सिया पीछे पीछे सहमी डरी हुई धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। रिमझिम ने मेहरूना और हरे रंग का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। तन्मय शादी से खुश नहीं था, पर वह मजबूर था और उसके पास इस शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वंश की नजर सिया पर जाती है जो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। सिया ने डार्क पिंक और क्रीम कलर का लहंगा पहना था जिसमें सिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारे लोगों की नजर सिया पर थी। सिया के गुलाबी गुलाबी गाल और गुलाबी गुलाबी होंठ गुलाब के जैसे लग रहे थे। सिया ने आज अपने लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी और पूरी चटी को गजरे से ढक कर रखा था।
सिया ने आज बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे और अपनी पतली सी कमर पर एक सुंदर सा कमरबंद, जिस पर बार बार वंश की नजर जा रही थी। जब सिया अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों को उठाकर देखती है तो उसे दिखता है कि वंश उसे ही घूर रहा है, तो वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है और मंडप में आकर बैठ जाती है। अभी तक आपने देखा कि एक शादी सौदे में कैसे बदलती है, तो चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। पंडित जी दोनों जोड़ों को एक एक करके सारे वचन गिनवाते हैं। वो बताते हैं कि शादी कितना पवित्र बंधन है और कैसे दोनों पति पत्नी को जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना है। पंडित जी पूरे रीति रिवाज से रिमझिम तन में और वंश सिया की शादी करा देते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। शादी सारे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो जाती है। पंडित जी दोनों जोड़ों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। पहले रिमझिम और तन में बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर वंश और सिया। ठाकुर साहब सिया को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अपने पति की परछाई बनकर रहना। ये सुनकर सिया थोड़ा हैरान थी, पर वो चुपचाप उनका आशीर्वाद ले लेती है। रिमझिम की विदाई हो जाती है। वो अपने ससुराल के लिए ठाकुरों की कोठी से रवाना हो जाती है और सिया उसका ठाकुरों की कोठी में गृह प्रवेश हो जाता है। पूरी शादी में वंश ने सिया से एक बार भी हंसकर बात नहीं की थी, बस वो उसे देखता ही रहता था और देखता भी ऐसा था जैसे कि वो सिया को खा ही जाएगा। शादी संपन्न होने के बाद सारे रिश्तेदार अब अगली रस्मों के लिए तैयार थे। वो एक थाल में दूध और अंगूठी रखकर वंश को कहते हैं कि आ जाओ, रस्म शुरू करनी है। तो वंश उखड़ी हुई आवाज में कहता है, मुझे नहीं करनी कोई रस्म, थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर वंश अपने कमरे में चला जाता है। जाते टाइम सिया को घूर रहा था। सिया ये देख लेती है। सिया को ये समझ नहीं आता है कि उसे अब यहाँ बैठना है या फिर अपने कमरे में जाना है। रमा सिया से कहती है कि जाओ, तुम भी अब थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है और उसके लिए तुम्हें आराम करना जरूरी है। कमरे में जाने की बात सुनकर सिया की हालत खराब हो गई थी। वो सोच रही थी कि आज उसकी पहली रात है और उस कमरे में सिर्फ वो और वंश होंगे। पीछे से रमा कहती है कि जाओ अपने कमरे में, सुनाई नहीं देता क्या। सिया धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी और उसकी धड़कन उतनी ही तेज होती जा रही थी। सिया अपने कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे को घूर रही थी कि इतने में वंश दरवाजा खोलता है और वो सिया से कहता है कि बाहर खड़े होने की क्या जरूरत है, तुम्हारा ही कमरा है, चलो अंदर। वंश को एकदम अपने सामने खड़े हुए देखकर सिया की सांसें ही अटक गई थी। वो नीचे मुंडी करके अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो देखती है तो उसे सबसे पहले बेड के बाजू वाले टेबल पर एक गन दिखती है, जिसे देखकर वो सहम जाती है। वंश उस गन को उठाकर बेड के बाजू वाले ड्रॉर में रख देता है। सिया देखती है कि वंश का कमरा इतना बड़ा है जितना कि उनका पूरा घर और उस कमरे में सारी सुख सुविधाएं हैं। पूरा कमरा एकदम ठंडा हो गया था, ऐसी की वजह से वो कमरा दिखने में बहुत सुंदर था। सिया को उस कमरे में जाकर अच्छा लगा। सिया चुपचाप जाकर सोफे पर एक तरफ बैठ जाती है तो वंश बेड पर से उठकर आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। सिया के पसीने निकल रहे थे। वंश सिया से कहता है कि जाओ कपड़े चेंज कर लो। सिया धीरे से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। सिया अपने बड़े वॉशरूम को देखती ही रह जाती है। वो वॉशरूम किसी रूम से कम नहीं था। सिया वॉशरूम का नल चालू करती है तो गलती से शावर चालू हो जाता है। सिया शावर को बंद करती है पर वो शावर बंद नहीं होता। 10 मिनट तक सिया वही खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वंश को अंदर कैसे बुलाए। कुछ देर बाद वंश बेड से उठता है और वो सोचता है कि सिया इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही है। वंश वॉशरूम के गेट पर जाकर खटखटाता है तो सिया गेट नहीं खुलती। वंश वॉशरूम के अंदर जाता है और वो सिया को गीले होते हुए देखता है। सिया के गोरे गोरे बदन पर से उस पानी को बहते हुए देख वंश उसे देखता ही रह जाता है। वंश सिया के पास जाता है और शावर बंद करता है। वो देखता है कि सिया कपकपा रही है तो वो सिया को गोद में उठाता है और वॉशरूम से बाहर लेकर आता है। सिया ने अपना दुपट्टा तो उतार लिया था पर वो ब्लाउज और लहंगा पहना हुआ था। सिया को पानी में भीगने की वजह से और एस बड़ी ही में रहने की वजह से बुखार आ गया था। वंश सिया के कपड़े चेंज करता है। वंश को अपने इतने करीब देखकर सिया लाल हो गई थी। वंश सिया के बदन पर अपना हाथ फेर रहा था। वो पहले सिया के ब्लाउज की डोरी खोलता है तो सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश सिया का ब्लाउज उतारता है तो उसे सिया के ब्रेस्ट देखते हैं। सिया ने रेड कलर की ब्रा पहनी हुई थी और उस ब्रा में से उसके ब्रेस्ट बाहर आ रहे थे। सिया के ब्रेस्ट दिखने में बहुत आकर्षक थे और सिया दूध की तरह सफेद थी। वंश अपने आप को रोक लेता है क्योंकि वो सिया की हालत देख रहा था कि उसे कितनी तेज बुखार है। वंश एक एक करके सिया के कपड़े उतार कर उसे अच्छे कपड़े पहना देता है और उसके कान के पास जाकर कहता है,
यू आर माई, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह बात तुम हंसकर मानो या फिर रोकर। आज नहीं तो कल तुम पूरी मेरी होकर रहोगी। वंश सिया से कहता है कि आज पहला दिन है तुम्हारा, धीरे धीरे तुम्हें मेरी आदत भी हो जाएगी। वंश इतना कहकर सिया को उड़ाकर सुला देता है। सिया भी एक बच्चे की तरह वंश से लिपट कर सो जाती है, क्योंकि वह भी अभी अपने परिवार को छोड़कर आई थी और रो रो कर उसका बुरा हाल था। सिया जैसे ही बेड पर जाती है उसकी नींद लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भूल गई है कि अभी अभी वंश और उसकी शादी हुई है। वंश भी सिया को एक बच्चे की तरह अपने पास सुला रहा था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उसकी मासूम शक्ल को देखकर किसी को भी उससे प्यार हो जाए, और ऐसा ही वंश देव ठाकुर के साथ हुआ। वंश भी अपना खूंखार स्वभाव भूल जाता है और उसका ध्यान रखने लगता है। सिया बच्चे की तरह वंश से लिपट कर सो रही थी। वंश सिया को निहार रहा था। वंश पूरी रात सिया के बारे में सोचता है और उसके चेहरे को छूता है। वो उसकी आंखों को, उसके गुलाबी गुलाबी होठों को और उसके छोटे छोटे गोरे गोरे सुंदर हाथों को अपने हाथ में रखता है। वंश को रात में फोन आता है और वो सिया को कमरे में सोता हुआ छोड़कर चला जाता है। सुबह 7:15 बजे सिया की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाती है। सिया चौंक कर उठ जाती है तो उसे याद आता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। वो अपने घर में नहीं, अपने ससुराल में है। सिया वंश को कमरे में देखती है पर वंश उसे कहीं नहीं दिखता। वंश कमरे में नहीं था, इसी वजह से सिया चैन की सांस ले रही थी और वो जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में 7:15 बज रहे थे। सिया सोचती है कि ये क्या कर दिया सिया तूने आज। ससुराल के पहले ही दिन तू इतनी लेट उठी है, क्या सोच रहे होंगे सब। सिया अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे उसके बदन पर वंश के कपड़े दिखते हैं और उसके कपड़े उसे बेड के बाजू में पड़े मिलते हैं। तो उसे याद आता है कि वो कपड़े चेंज करने वॉशरूम में गई थी और उससे गलती से शावर चालू हो गया था। फिर वंश वहां पर आया, उसने शावर बंद किया और सिया को गोद में उठाकर बेड पर ले आया। इसके बाद सिया को कुछ याद नहीं आता। सिया अपना बैग खोलती है और उसमें से अपने कपड़े निकालती है और वो नहाने चली जाती है। सिया नहा कर आती है, उसने एक लाल कलर की साड़ी पहनती है क्योंकि आज उसका ससुराल में पहला दिन था और उसे सबके लिए कुछ मीठा बनाना था। सिया उस लाल साड़ी में काफी सुंदर लग रही थी। वो आईने में खुद को निहार रही थी और वो सोचती है कि क्यों वंश कुछ बात नहीं करते, वो सिर्फ मुझे घूरते क्यों रहते हैं। वो इतना सोचकर वहां से निकल जाती है। सिया अपने कमरे से निकलती है और सीढ़ियों से नीचे आती है। सिया की नजरें वंश को ढूंढ रही थी। सारे लोग हॉल में बैठे थे। सिया जैसे ही नीचे उतरती है तो रमा कहती है, लो आ गई मैडम। रमा के मुंह से इतना सुनकर सिया समझ गई थी कि रमा उसे ताने मार रही है क्योंकि सिया लेट उठी है। सिया अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप किचन में चली जाती है, जहां पर पुनिया सिया का मुस्कुराकर स्वागत करती है। पुनिया सिया से कहती है, आइए भाभी, आज आपका पहला दिन है इस रसोई में। पुनिया सिया के हाथ से सारी रस्में करवाती है जो पहले दिन किचन में की जाती है। सिया के पेट से आवाज आती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। पुनिया सिया को सारा सामान बताती है जो जो सिया को मीठा बनाने में लगता है। सिया देखती है कि पुनिया प्रेग्नेंट है तो सिया पुनिया से कहती है, पुनिया दीदी, आप प्रेग्नेंट हैं तो आप काम क्यों कर रही हैं। पुनिया सिया को जवाब देने वाली थी कि वहां पर रमा आ जाती है और रमा सिया से पूछती है कि वो मीठे में क्या बना रही है। सिया रामा को बताते हैं कि माजी में मीठे में खीर बना रही हूँ। रमा सिया से कहती है कि खीर के साथ साथ आलू के पराठे और पोहे भी बना लो। पुनिया और सिया मिलकर सारा नाश्ता बना देता है और सिया खीर भी बना लेते हैं। सिया ने खीर के लिए अलग से काजू बादाम को घी में तल के कुरकुरा करके रखा हुआ था खीर में ऊपर से डालने के लिए, और ऊपर से थोड़ा सा घी गर्म करके वो भी खीर में डाला। उससे पूरे घर में गिर की खुशबू आ रही थी। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। सिया नाश्ता और खीर लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सबको परोसती है। सिया गर्मा गर्म खीर सबको अपने हाथों से परोसने लगती है। सिया कटोरी में खीर रखकर रमा को दे ही रही थी कि रमा का हाथ लगता है और वो सारी गिर सिया के हाथ पर गिर जाती है। उस गरम गरम खीर के गिरते ही सिया की चिक कोठी में गूंज जाती है। उसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था। सिया का सीखना और वंश का घर में आना एक इत्तेफाक था। सिया की जैसे ही चीख निकलती है उसी समय वंश घर में आता है। वो देखता है कि सिया का हाथ जल गया है। वंश सिया का दूसरा हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर लेकर जाता है तो रमा पीछे से आवाज देती है और कहती है कि सिर्फ खीर गिरी है, उसका हाथ कट नहीं गया है। रमा वंश से कहती है कि सब लोग नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता कर लेने दो, फिर ऊपर ले जाना उसे। वंश वहां बैठे सभी लोगों को बताता है कि सिया अब सिया वंश देव ठाकुर है, ये बात आप सब लोग याद रखिएगा।
वंश चुपचाप सिया को वहां से ऊपर ले जाता है और किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। हॉल में बैठे सारे लोग अब सिया से चढ़ने लगे थे क्योंकि आज पहली बार वंश ने सिया की वजह से उनसे इस तरीके से बात की। सिया दर्द से तड़प रही थी और आप चिल्ला रही थी। वंश सिया को कमरे में लेकर जाता है और उसका हाथ ठंडे ठंडे बर्फ के पानी में डालता है। सिया जोर से वंश का हाथ पकड़ लेती है और सिया के नाखून वंश की चमड़ी के अंदर चले जाते हैं पर वंश कोई रिएक्शन नहीं करता। वंश सिया के इतने करीब था कि उसे सिया की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। वंश सिया के हाथ में दवाएं लगाता है तो सिया को थोड़ा आराम मिलता है। सिया देखती है कि वंश के हाथ में से खून आ रहा है। सिया कुछ कहने वाली थी कि वंश सिया के मुंह पर उंगली रख देता है और कहता है चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाओ। वंश सिया को देखता है। उसने देखा है कि आज सिया ने रेड कलर की साड़ी और डीप नेक का ब्लाउज पहना था, जिसकी वजह से सिया का क्लीवेज शो हो रहा था। सिया पहले से ही इतनी खूबसूरत थी और ऊपर से उसकी मासूमियत उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। वंश सिया को बिस्तर पर लेटे हुए देख अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वंश सिया के पास जाता है, उसके फेस को छूने लगता है। वो अपना हाथ उसकी गर्दन पर लेकर आता है तो सिया आपकी आंखें खोल लेती है और उसे देख के सहम जाती है। वंश सिया को उठाता है और अपने करीब लाता है। वो एक हाथ सिया की कमर पर रखता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वंश सिया को बाइट करता है और चीख देती है। वंश अपने दोनों हाथ सिया के ब्रेस्ट पर रखता है। वंश जैसे उसके ब्रेस्ट पर हाथ रखता है तो उसे अंदर से कुछ होता है और वो सिया के कपड़े उतारने लगता है। वंश जैसे सिया का ब्लाउज उतरता है तो उसे सिया की ब्रा दिख जाती है। वंश धीरे से अपना हाथ सिया के ब्रा के अंदर डालता है। सिया की आह है निकल जाती है। सिया अपनी आंखें बंद करती है तो वंश एक साइड से सिया की ब्रा ऊपर कर देता है और उस पर बाइट करता है। सिया की चीख निकल जाती है। वंश जैसे ही आगे बढ़ता है कि दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। सिया वंश करीब आ जाते हैं कि उनके कमरे का गेट खटखटाता है। सिया के इतने करीब जाकर वंश कुछ नहीं कर पाया। इस बात का गुस्सा उसके चेहरे पर दिख रहा था और बेचारी सिया वो तो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बेड पर लेटी थी। वंश अपने कपड़े पहन लो, मैं गेट खोलता हूँ। वंश रूम का गेट खोलता है तो वहां पर रिमझिम खड़ी थी और रिमझिम धड़धड़ाते आते हुए अपने भाई के कमरे के अंदर चली जाती है। रिमझिम ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अब ये कमरा उसके भाई का ही नहीं बल्कि भाई और भाभी दोनों का है। रिमझिम को देखकर वंश अपने कमरे से बाहर चला जाता है। रिमझिम अपनी भाभी का हाथ जला हुआ देखकर सिया से पूछती है कि ये आपका हाथ कैसे जला। सिया रिमझिम को बताती है कि दीदी सुबह गरम गरम खीर मेरे हाथ पर गिर गई थी। रिमझिम सिया से कहती है अच्छा हुआ कि ये खीर कल नहीं गिरी वरना आप दोनों की सुहागरात खराब हो जाती। सिया को कुछ समझ नहीं आता और वो बिना हिचकिचाया रिमझिम से पूछती है कि दीदी सुहागरात में क्या होता है। सिया के मुंह से ये सवाल सुनकर रिमझिम शर्मा जाती है और वो सिया से कहती है कि इसका मतलब कल रात आप दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। रिमझिम अपना हाथ सर पर मारती है और कहती है हे भगवान, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। सिया रिमझिम से एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि दीदी सुहागरात में क्या होता है बताओ ना। सिया की मासूम शक्ल को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। रिमझिम सोचने लगती है कि अब वो अपनी भाभी को डिटेल में कैसे बताएं तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आप ये सवाल ना भैया से पूछना। इस सवाल का जवाब भैया ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे और हो सकता है कि आपको वो दिखाई दे कि क्या होता है। रिमझिम हंसते हुए सिया के कमरे से चली जाती है। सिया अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे वंश के बारे में सोच रही थी। वो अपनी पलकें बार बार झपका रही थी जिससे उसका चेहरा एक छोटे मासूम बच्चे की तरह दिख रहा था। सिया अपने आप से कहती है हे भगवान, एक तो मेरी शादी करा दी और ऊपर से वो भी इतने खड़ूस आदमी के साथ। ऊपर से मुझे उनसे इतना डर लगता है कि मैं उन्हें पूरी आंखें खोलकर देख भी नहीं पाती हूँ तो मैं उनसे सुहागरात के बारे में कैसे पूछूंगी। सिया इतना सोचते सोचते सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी आंख कब लग जाती है। सिया और वंश एक कमरे में होते हैं। सिया ने रेड कलर की पतली सी नाइटी पहनी थी और वंश वो शर्टलेस था। वंश सिया की कमर पर हाथ रखता है और सिया को अपने करीब खींच लेता है। फिर वंश सिया की कमर को पकड़कर जोर से दबाता है जिससे सिया की चीख निकल जाती है। वंश अपना मुंह सिया के कान के पास ले जाकर उसके कान पर बाइट करता है। सिया वंश को हटाती है तो वंश सिया का हाथ पकड़ लेता है और वो सिया के लिप्स के पास आता है और उसे किस करने लगता है। वंश सिया को ऐसे किस करता है जैसे कि वो आज सिया को खा ही जाएगा। वंश सिया के ब्रेस्ट में एक हाथ डालता है और उसे बाहर निकाल कर उसे मसलने लगता है। वंश अपना पैंट उतार ही रहा था कि सिया उठ जाती है। ये सब सिया का सपना था।
रात के 8 बजे बज जाते हैं। सिया हड़बड़ा कर उठती है क्योंकि उसके सामने खड़ी थी रमा। रमा ताने मारते हुए, गुड मॉर्निंग मैडम जी, चलिए खाना बन गया है। क्योंकि हाथ तो आप जला कर बैठी है, खाना तो बना नहीं पाएंगे, अब खाना खा तो पाएंगी ना आप। सिया अपनी मुंडी हाँ में हिलाती है। रमा उसके कमरे से चली जाती है। सिया उस सपने के बारे में सोचती है और खुद से कहती है कि क्या देख लिया सिया तूने भी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है और नीचे उतर कर आती है। वो देखती है कि सारे परिवार के साथ वंश भी वहां बैठा हुआ है, तो सिया को उसके सपने के बारे में याद आता है और वह अजीब सा मुंह बनाओ डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। उसकी नजर अपने भाई तन्मय पर जाती है तो वो दौड़कर अपने भाई तन्मय को गले लगा लेती है। सिया तन्मय से, भाई आप कब आए? तन्मय सिया को बताता है कि मैं रिमझिम को लेने बस अभी ही आया हूँ। सिया अपने भाई से बात कर ही रही थी कि उसकी नजर वंश पर जाती है तो वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। सारा परिवार खाना खाता है पर सिया सबको बस देख रही थी क्योंकि उसका हाथ जला हुआ था जिसकी वजह से उसे खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। तन्मय ये देख लेता है कि सिया अपने जले हुए हाथ की वजह से खाना नहीं खा पा रही है तो वो अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए उठता है तो रमा अपने दामाद से, दामाद जी आप क्यों कष्ट ले रहे हैं, बहू रानी को खाना पुनिया खिला देगी। सबका खाना हो जाता है और सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। वंश सिया को देखते देखते अपने कमरे में चला जाता है। पुनिया किचन से आती है और सिया को खाना खिलाकर वो अपने काम में लग जाती है। रात काफी हो गई थी सिया को खाते खाते। वो अकेली हॉल में बैठे हुए उस बड़े से झूमर को देख रही थी और वो पूरी हवेली में अपनी नजरें घुमा रही थी। सिया अकेले बैठे बैठे सोचती है कि कितना बड़ा घर है पर फिर भी कितना अकेला अकेला लग रहा है। हमारा घर तो कितना छोटा है पर फिर भी उस घर में दिन भर चहल पहल होती रहती है। सिया इतना सोचकर डाइनिंग टेबल से उठकर अपने रूम की तरफ आगे बढ़ती है। आज सिया की इस घर में दूसरी रात थी। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी और अपनी ही धुन में चली जा रही थी तो सिया को सामने वाली दीवार पर पूरे ठाकुर परिवार की तस्वीर दिखती है जिसमें उसे वीरदेव ठाकुर दिख जाता है और सिया को उस दिन की बात याद आ जाती है जब वीर और उसके कुछ दोस्त सिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे। सिया वीर के बारे में भूल गई थी क्योंकि उसकी शादी और उसके भाई की शादी अचानक से हुई उस भाग दौड़ में सिया वीर के बारे में भूल गई थी। सिया वीर की फोटो देखकर घबरा जाती है पर उसे याद आता है कि वो अब वंश की वाइफ है तो वो सोच लेती है कि अब वो वंश को वीर के बारे में सब कुछ बता देगी। सिया अपने कमरे में जाती, वो जैसे ही गेट खोलती तो पहले रूम में से ठंडी हवा आती है क्योंकि उस रूम का एस बड़ी ही 16 डिग्री पर चल रहा था। सिया रूम के अंदर आ ही रही थी कि उसका पैर उसकी साड़ी में फंस गया था और वो गिरने वाली थी कि वंश ने सिया को पकड़ लिया। वंश शावर लेने जा रहा था इसीलिए उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, बस एक टॉवल उसने लपेटा हुआ था। सिया वंश की बॉडी देखकर उसे देखती ही रह जाती है और मन में सोचती है कि ये सब तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा हो रहा है। सपने में भी मैंने वंश को बिना शर्ट के देखा था और अभी भी वंश बिना कपड़ों के हैं। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला है। वंश पहले डोर बंद करता है तो सिया अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बेड के पास भागकर चली जाती है और बेड पर बैठ जाती है। सिया अपना मुंह दीवार के साइड कर लेती है और बड़बड़ाने लगती है कि मुझे लगता है कि मेरा सपना सच होने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।